नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यानी कि अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2024 के ऊपर। यह नियमावली कुल 12 पेजों में लिखी गई है, जिसमें कि हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आप सभी के लिए काफ़ी आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नया आयोग बनाया गया है। उसी आयोग को ध्यान में रखते हुए यह नियमावली बनी हुई है, जिसमें हम बात करेंगे भर्ती कैलेंडर के ऊपर। आयु सीमा को लेकर काफ़ी चर्चा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन यानी विषय कम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। वेतनमान कितना है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चयन का आधार किस तरीके का होगा, लिखित परीक्षा, साथ में साक्षात्कार और अन्य बातों पर भी हम बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा और हो सकता है कि आप सभी पहले भी इस नियमावली को देख चुके होंगे, लेकिन कुछ बातों को समझना जरूरी है। यहाँ पर लिखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है। इसमें भाग 1 के अंतर्गत है कुछ सामान्य बातें। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2024। तो मुख्य तौर पर यहाँ पर जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। यह नियमावली उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2024 कही जाएगी। यह तुरंत प्रवृत्त होगी यानी तुरंत लागू की जाएगी। परिभाषाएं, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य है अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज अथवा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से है। यानी कि जो नियोक्ता है उस कौन सा प्राधिकारी है, शिक्षा निदेशक प्रयागराज। भारत का नागरिक का मतलब है कि ऐसे किसी व्यक्ति से है जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए। अधिनियम से तात्पर्य है इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 से। परिषद से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित माध्यमिक शिक्षा परिषद से। आयोग से तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। जिस आयोग की हम बात कर रहे थे उसी का देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके पहले हुआ करता था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, और इसमें वैकेंसी जाती थी 9वीं 10वीं से के बीच पढ़ाने के लिए या फिर 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए, यानी कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अलग आयोग से आती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आयोग बनाया गया नए नाम से, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। राज्यपाल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। निदेशक का तात्पर्य शिक्षा निदेशक माध्यमिक से है। अपर शिक्षा निदेशक का तात्पर्य अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से है। संविधान का तात्पर्य भारत का संविधान है। सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से। यानी इन सारी चीजों को इसलिए बताया गया कि जब आप नियमावली पढ़ेंगे जो कि 12 पेजों में है, तो ये सारे शब्द बार बार आएंगे कि भारत का नागरिक हो, नियुक्त प्राधिकारी, अधिनियम, परिषद, आयोग, राज्यपाल, निदेशक, संविधान, सरकार। तो इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि आखिरकार ये किन संदर्भों में इनका तात्पर्य क्या है। ठीक है। अगला है कि मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य अध्यापक के किसी पद पर नियमों के अनुसार चयन के बाद की गई नियुक्ति से है।
जो तदर्थ नियुक्ति नहीं है और यदि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई नियम नहीं है तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देश अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो। मौलिक नियुक्ति का मतलब यहाँ पर है, तदर्थ नियुक्ति नहीं है। तदर्थ का मतलब होता है एडहॉक। आपने सुना होगा कि कई विश्वविद्यालयों में एडहॉक टीचर्स की नियुक्ति होती है, कॉलेजों में भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो नियमावली बनाई गई है मौलिक नियुक्ति का जो मतलब यहाँ पर वो एक तरीके से परमानेंट के लिए ही है, तदर्थ नियुक्ति के लिए नहीं है। भर्ती का वर्ष, ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी अभी तैयारियों में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कब से अपनी वैकेंसीज को निकालना शुरू करेगा, कैलेंडर उसने जारी किया हुआ है। मतलब कैलेंडर अभी इस नियमावली में लिखा हुआ है कि वर्ष के जुलाई के पहले दिन से शुरू होने वाली 12 मास की अवधि से है। यानी भर्ती का जो वर्ष है जुलाई माह से इसकी शुरुआत होगी और अगले जुलाई तक, मतलब कि जुलाई टू जुलाई इसका क्या है, भर्ती कैलेंडर वर्ष है। नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित उक्त लोक सेवा अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है। अध्यापक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण हेतु अनुदेश देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है तथा जिसमें कोई प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक भी सम्मिलित है। यानी अध्यापक शब्द का जब भी प्रयोग किया जा रहा है तो इसमें सभी अध्यापक तो आ ही रहे हैं, साथ में प्रधानाचार्य यानी जिनको हम प्रिंसिपल कहते हैं और या फिर प्रधान अध्यापक जिसको कि हेड मास्टर भी कहा जाता है। अल्पसंख्यक संस्था का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था से है। लोक सेवा अधिनियम का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 से लिया गया है, जो भी है लोक सेवा अधिनियम। अब यहाँ पर भाग 2 के अंतर्गत दिया गया है, भर्ती के ऊपर पूरा फोकस किया गया है कि किस तरीके की भर्ती होगी और श्रेणियों को भी निर्धारित किया गया है। भर्ती का स्रोत है अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती, प्रत्येक श्रेणी के सापेक्ष निम्नलिखित रूप में उल्लिखित स्रोतों से की जाएगी। श्रेणी दी गई है, पद का नाम है और भर्ती का स्रोत है। श्रेणी 1 जिसको कि हम ग्रेड ए कह सकते हैं, ठीक है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल का प्रधाना अध्यापक श्रेणी 1 के अंतर्गत आएगा और भर्ती का स्रोत है 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। मतलब कि 100% आयोग के माध्यम से ही इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्य और हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। श्रेणी 2 के अंतर्गत है प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक, यानी जो पीजीटी है, ठीक है, प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक ग्रेड 2 के अंतर्गत यहाँ पर आ रहे हैं। इनकी भर्ती का स्रोत क्या है, 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, 50% टीजीटी यानी एलटी ग्रेड श्रेणी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो नियम 6 के अधीन पद के लिए विहित अपेक्षित अर्हता रखते हो। यानी कि टीजीटी जो भी हैं उनका प्रमोशन करके उनको पीजीटी के रूप में किया जा सकता है, जो कि 50% यहाँ पर रखा गया है। 50% तो सीधी भर्तियों के माध्यम से नियुक्तियां होंगी, लेकिन 50% जो टीजीटी हैं एलटी ग्रेड श्रेणी में है और जिन्होंने 5 वर्ष तक नौकरी कर ली है वो पीजीटी में भी जा सकते हैं। और एक नियम बनाया गया है, नियम 6 के अधीन जो भी योग्यताएं हैं उनको अगर पूरा करते हैं तो उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिए, टीजीटी के लिए एक ये अच्छी खबर है, ठीक है। इसके बाद है, लेकिन यहाँ पर दिया गया परंतु यह कि यदि पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं। यहाँ पर यह बात कही गई कि पीजीटी के लिए आयोग 50%
तो सीधी भर्ती से करेगा ही, लेकिन अगर टीजीटी में योग्य लोग हैं तो 50% इससे भी होगा। अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर सीधी भर्ती द्वारा खुद आयोग स्वतंत्र है पीजीटी की वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। श्रेणी 3 के अंतर्गत है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक, यानी जो बताया गया टीजीटी एलटी के टीचर्स हैं वो श्रेणी 3 में यानी कि ग्रेड 3 में उनको रखा गया है। इनकी भर्ती का स्रोत है 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। और आगे लिखा गया कि परंतु ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज और हाई स्कूलों जहां संबद्ध प्राथमिक अध्यापक उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेज अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिनियम 1971 के उपबंधों अधीन वेतन प्राप्त कर रहे हैं में 75% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। शेष 25% पद संबद्ध प्राथमिक खंड के ऐसे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों जो 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लिए हों में से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। यहां पर बात कही जा रही है कि 75% वैकेंसी तो सीधी भर्ती से कंप्लीट की जाएगी, लेकिन 25% जो भी टीचर 6ठी से 8वीं तक पढ़ाए हुए हैं और 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल अच्छा से कंप्लीट किए हैं, कोई उनके ऊपर दाग नहीं है, तो उनसे भी इसको भरा जा सकता है। 25% इस तरीके के लोगों को यहाँ पर रखा गया है। ये सब अधिनियम है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी रखनी है ताकि अगर आप छोटी कक्षाओं में भी टीचर हैं तो आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, संभावनाएं आगे आपके पास बहुत है। ठीक है, आगे बताया गया कि अगर कोई उपलब्ध पात्र नहीं है, अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है तो फिर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे पद सभी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। श्रेणी 4 के अंतर्गत जो भी टीचर्स रखे गए हैं उसमें प्राथमिक खंड के अध्यापक हैं जिनकी भर्ती 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। इनके लिए एक विशेष यहाँ पर दिया गया है कि संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार होगी, यानी जो एनसीटीई है और उसके नियमावली के अनुसार संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में नया आयोग बना है उसमें शिक्षकों की 4 श्रेणियां निर्धारित की गई। श्रेणी 1 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि प्रधानाचार्य यानी हेडमास्टर्स को रखा गया है, प्रिंसिपल मैं कह सकता हूं, उनको रखा गया है। श्रेणी 2 के अंतर्गत जो प्रवक्ता है उनको रखा गया है। श्रेणी 3 में जो टीजीटी यानी एलटी ग्रेड के प्रवक्ता हैं उनको रखा गया है। और श्रेणी 4 में जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं उनको रखा गया है। ये कुछ कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है और भर्ती के स्रोतों के बारे में भी बताया गया। आगे बताया गया कि अध्यापकों की कुल संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी की सरकार नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध समिति द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए। कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रबंध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए। मतलब कि जो भी मैनेजमेंट कमेटी है या फिर अधिकारी हैं जो पदों को सरकार तक भेजते हैं उनके द्वारा जितने भी पद भेजे जाएंगे उन पर नियुक्ति की जाएगी और नए पद का विज्ञापन करने के लिए स्वीकृति लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें। अब बात करते हैं आरक्षण के ऊपर। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उक्त लोक सेवा अधिनियम और समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994, उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 तथा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 के अनुसार होगा। यानी कि जिस तरीके से पहले रिजर्वेशन लागू किया जाता था उसी तरीके से ही रहेगा और उसमें कुछ अधिनियमों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस किस अधिनियम के अनुसार ये सभी फॉलो किए जाएंगे। भाग 4 के अंतर्गत देखें
तो कुछ अर्हताएं दी गई हैं कि कौन कौन लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीचर्स की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या फिर योग्य हैं। तो योग्यता आप देख सकते हैं कि बताया गया कि राष्ट्रीयता, अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के उम्मीदवार को होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो पहले भारत में स्थायी निवासी के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी भी पूर्वी अफ्रीकी देश, कन्या, युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया से भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से आया हो। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं कि कौन भर सकता है। एक तो हो कि भारत का नागरिक हो, और दूसरा ये विशेष कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ठीक है, तो पहला में ज्यादा ही लोगों की संख्या होगी। यहाँ पर देखिए किसी खास राज्य का मूल निवासी इस तरीके से नहीं कुछ दिया गया है, भारत का निवासी, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हर राज्य के विद्यार्थी एक परीक्षार्थी के तौर पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये एक तरीके से अच्छी बात भी है, लेकिन हम वहीं उत्तर प्रदेश का भाई उत्तराखंड को देखते हैं तो उसने एक लागू कर दिया है कि राज्य का निवासी होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिल दिखाया है और बड़े लोग ही बड़े दिल को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता तो निर्धारित हो गई और सारी चीजें यहाँ पर दी गई, ठीक है। शैक्षिक अर्हता क्या है? इसके लिए है कि अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट ख में प्रत्येक पद के सम्मुख निर्दिष्ट अर्हताएं हों। यानी कि जो चारों कैटेगरी बनाई गई हैं, उन चारों कैटेगरी के अनुसार जो भी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को फॉलो करेंगे तो आप भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अधिमानी अर्हता है, यानी कि विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा यदि आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किए हो, या फिर एनसीसी बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो, तो भी आपको वरीयता दिया जाएगा। यहाँ पर ये केवल वरीयता के लिए, ठीक है, इससे आपको भयभीत नहीं होना है। ज्यादातर आप जो शैक्षिक अर्हता कंप्लीट करते हैं वो आपके लिए काफी है। आप अगर प्रादेशिक सेना यानी कि राज्य की सेना में किसी पद पर काम किए हो 2 वर्ष तक, तो इसका लाभ आपको थोड़ा सा मिल सकता है। और अगर एनसीसी बी प्रमाण पत्र आपके पास है, ठीक है, तो उसका भी लाभ मिल सकता है। तो जो भी विद्यार्थी के होंगे, जाहिर सी बात है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मेन है शैक्षिक अर्हता। इसके बाद है आयु, जिसको लेकर आप लोगों ने अलग अलग चैनल्स पे भी देखा होगा, यहाँ पर भी है। आयु को लेकर पहले उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में इस तरीके की बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं था। अब मुझे याद है कि जब मैं 2011 के इंटरव्यू को देने गया हुआ था, तो वहां पर एक व्यक्ति 48 साल के आसपास का इंटरव्यू देने आया हुआ था, साथ में उनकी बच्ची भी इंटरव्यू देने आई हुई थी। तो मैंने कई जगहों पे इसको बताया भी अपने वीडियो में। लेकिन इस बार क्या है कि आयोग ने आयु को निर्धारित कर दिया है। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए, उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिए। 21 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी आयु को आयु सीमा के रूप में निर्धारित कर दिया गया है, 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। और ये कहाँ से लिया हुआ है? सीधे सीधे आप देखेंगे यूपीपीएससी से ये कहीं न कहीं आयोग प्रभावित है। मुझे याद आता है कि जब हम यूपी जीआईसी जीडीसी के फॉर्म को अप्लाई करते थे, तो वहां पर भी 21 से 40 वर्ष निर्धारित किया गया था। हालांकि यूपी टीजीटी पीजीटी में इस तरीके से उम्र का बाउंडेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर आयोग ने 21 से 40 वर्ष निर्धारित किया हुआ है। आगे है कि परंतु यह कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष जिसमें ऐसे पदों के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए कि 1 जुलाई को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो। यदि आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं या फिर हाई स्कूल में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो आप कम से कम आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। यह नहीं कि 21 वर्ष में ही
प्रिंसिपल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल की निर्धारित की गई है 30 से 40 वर्ष, ये भी यहाँ पर देखने लायक बात है। ठीक है, आगे बताया गया कि परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए कि अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी भी निर्दिष्ट की जाए। यानी कि कुछ इसमें छूट भी है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो जनरल का आप देखेंगे टीचर्स के लिए 21 से 40 है, और प्रिंसिपल इत्यादि के लिए देखेंगे तो 30 से 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इस उम्र को जरूर आप ध्यान में रखें और उसी हिसाब से अपने अंदर एनर्जी लाते हुए, अपने अंदर जो भी क्षमता है उसको पहचानते हुए तैयारी में लगना है। चरित्र के बारे में बताया गया, तो चरित्र अच्छा ही होना चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चरित्र अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह किसी शैक्षणिक संस्था में सेवा आयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी इस बिंदु पर अपना समाधान कर लेगा। मुझे याद है कि जब मैं छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ तो मेरे सीनियर्स ने कहा कि आपको अपना सीसी बचा कर रखना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि शिक्षक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर बचा हुआ है तो फिर कोई उसको हिलाने वाला नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं कई जगहों पर शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच में कई बार चरित्र को लेकर चीजें बाहर आती हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि शैक्षणिक संस्था में आप सेवा आयोजन करने लायक हैं, उपयुक्त हैं। तो शिक्षक को आदर्श भी माना जाता है, तो उस हिसाब से अपने चरित्र को भी ध्यान में रखना है। बाकी इधर है कि वैवाहिक स्थिति क्या है। अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा अभ्यर्थी, ऐसा पुरुष अभ्यर्थी, यहाँ पर ध्यान में रखिए, पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही पत्नी जीवित हो। तो ये भी देखने वाली बात है कि आप अगर शादीशुदा हैं तो भाई एक के प्रति आपको समर्पित रहना है। अगर एक से अधिक आपने शादी की और सभी लोग जीवित हैं तो आप इसको नहीं फॉर्म भर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो चरित्र के साथ साथ इस वाले चरित्र को भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि परंतु यह कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन में छूट दे सकती है यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। अगर किसी खास परिस्थिति, मजबूरी में आपने ऐसा किया हो तो फिर उसके लिए अलग नियम कानून है। शारीरिक स्वस्थता के बारे में यहाँ पर है कि किसी भी अभ्यर्थी को अध्यापक के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो। यहाँ पर शारीरिक के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन मानसिक तो बिल्कुल 100% सही होना चाहिए, तभी आप इन परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। तो हेल्थ भी आपको बचा के रखना है। जब मैं इस पे बात कर रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि परीक्षार्थी भले परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, मानसिक रूप से कई बार परेशान भी होते हैं, लेकिन अपने को इतना मजबूत कर लेते हैं कि इस पद के लिए हमेशा के लिए वो मजबूत हो जाते हैं। तो घबराना नहीं है बिल्कुल। आगे एक पॉइंट और दिया गया है कि किसी बालिका संस्था में, यानी कि जो बालिका विद्यालय है उसमें किसी पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति पर रोक है। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो यानी कि जो भी इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज हैं उनमें केवल महिलाएं ही योग्य होंगी, पुरुष योग्य नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं भाग 4 भर्ती की प्रक्रिया के ऊपर। रिक्तियों का अवधारण, जैसा कि मैंने बताया कि नियुक्ति प्राधिकारी और जो भी मैनेजमेंट है वो रिक्तियों की संख्या भेजेगा और कैटेगरी वाइज भेजेगा, सारी चीजें हैं यहाँ पर। आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया होगी और इसमें तब कैटेगरी वाइज पद की रिक्ति निकाली जाएगी, साथ में कितनी फीस रहेगी सबका अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो मेन है हमारे लिए प्रश्न पत्र को लेकर, ये जो 5वां पॉइंट है ये हमारे लिए मेन है। आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और प्रवक्ता
प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राथमिक खंड में अध्यापन हेतु प्राथमिक अध्यापक के पद के संबंध में केवल लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रवक्ता यानी कि पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, इन सभी श्रेणियों के लिए केवल लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे की होगी और इसमें केवल विषय नहीं होगा बल्कि इसका 2 पार्ट आप देख सकते हैं। एक होगा सामान्य ज्ञान का और दूसरा होगा जिस विषय में आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं या फिर टीजीटी बनना चाहते हैं। लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए केवल जिला मुख्यालयों पर ही केंद्र का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि जो आपका सेंटर होगा वो जिला मुख्यालय में ही होगा। ये नहीं कि जिला मुख्यालय के किसी हाशिए पर या फिर दूर दराज इलाके में आपका सेंटर दे दिया जाए। और निरीक्षकों के मानदेय का भुगतान ऐसे दर पर किया जाएगा जैसा आयोग निर्धारित करना चाहेगा। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र सामान्य योग्यता के परीक्षण के लिए किया जाएगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषय होगा। आगे बताया गया कि आयोग प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण हेतु प्राथमिक अध्यापक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त करने और उन्हें सारणीबद्ध किए जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके। आयोग किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यदि आप किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के प्रिंसिपल के पद पर जाना चाहते हैं तो आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू के साथ भी गुजरना पड़ेगा। लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त करने और उन्हें सारणीबद्ध किए जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनकी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंकों के प्रतिशत के 10% को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 90% के साथ जोड़ दिया जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल के लिए रिटेन होगा और प्लस इंटरव्यू होगा। रिटेन का 90% और इंटरव्यू का 10% यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है। अगला है कि आयोग लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा यथा प्रकटित प्रवीणता क्रम में अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। तो ये तो यहाँ पर रहा कुछ चयन के आधार के ऊपर हमने जो चर्चा की। पदोन्नति एवं भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर भी दी गई है कि जहां कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो वहां पर एलटी श्रेणी या अध्यापन प्रमाण पत्र श्रेणी प्राथमिक अध्यापक यदि कोई हो जो अर्हता रखता होगा, उसको भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक के रूप में जो भी 5 वर्ष की नियमित सेवा किया हो यानी अनुभव हो, वो आवेदन कर सकता है। ठीक है। इस उपनियम के प्रयोजनार्थ किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में की गई नियमित सेवा की गणना पात्रता की जाएगी जब तक कि हटाए जाने या फिर पदच्युत किए जाने के निम्न पद पर पदोन्नत किए जाने से इसमें व्यवधान न हुआ हो। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पोस्ट दिए गए
प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सामाजिक विज्ञान में है, तो आप प्रवक्ता के तौर पर अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र पदोन्नति पर आप जा सकते हैं। प्रशिक्षित श्रेणी स्नातक अध्यापक विज्ञान में है, तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान में जा सकते हैं। गणित में है तो गणित, रसायन, भौतिक तीनों में जा सकते हैं। अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में, अरबी का अरबी में, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी का हिंदी में। और सब विषयों का है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कि अलग भी आप हैं, खासतौर से जो ये है आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान और गणित और विज्ञान, इन सब में कौन किस में प्रोन्नत कर सकता है इसको आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा यहाँ पर नियम दिया गया है, आप आगे पढ़ सकते हैं। मेन चीजों पर मैंने बात कर ली है। विशेष तौर पर आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर वेतनमान पर भी हम बात कर लेते हैं कि वेतनमान क्या रहेगा। इंटरमीडिएट कॉलेज के अगर प्रधानाचार्य हैं तो लेवल 12 में रहेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 78,800 से 2,08,700 तक है। हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक है तो लेवल 10 है। प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक हैं तो लेवल 8 है। प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक हैं तो लेवल 7 है। संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापक हैं तो लेवल 6 है। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो इसकी शुरुआत होती है लेवल 10 से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल का अगर प्रधानाध्यापक आप हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के शुरुआती लेवल से आपका मेल यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, भले इसका ग्रेड पे अलग हो, लेकिन लेवल के दृष्टिकोण से देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर शुरुआत में और हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक है तो यहाँ तक जा रहा है। बाकी इसमें तो धीरे धीरे 14-15 तक भी लोग जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका अपना क्राइटेरिया अलग है, बस मैं ऐसे कोरिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी दिया गया है कि कितने वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें कितने आपको कैसे वेतन दिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। तो जब आप नौकरी में आ जाएंगे तो खुद सारी चीजें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। ठीक है, मेन बात ये थी कि आपका जो एग्जाम होगा, खासतौर से टीजीटी, पीजीटी, इसमें लिखित परीक्षा वाला ही एग्जाम होगा। प्रिंसिपल के लिए जाएंगे तब आपका लिखित होगा और साथ में इंटरव्यू होगा। आयु सीमा के बारे में हमने चर्चा कर ली, अर्हता के बारे में चर्चा कर ली, सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो जो भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नई नियमावली 2024 के नाम से आई हुई है उसको हमने देख लिया है। यानी कि भर्ती का कैलेंडर जो है वो जुलाई में निकलेगा। आयु सीमा निर्धारित की कर दी गई 21 से 40 वर्ष। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने देखा कि जो भी सामाजिक विज्ञान, गणित, ठीक है, और विज्ञान, इन्हीं विषयों में कॉम्बिनेशन की ज्यादा जरूरत है। बाकी में प्रोन्नत के दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं तो जिस विषय में आप टीजीटी हैं उसी विषय में पीजीटी हो जाएंगे। वेतनमान आप देखें कि अलग अलग लेवल का है। चयन का आधार यहाँ पर जो है तो टीजीटी, पीजीटी में केवल लिखित परीक्षा होगी। टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, केवल लिखित परीक्षा है। लेकिन प्रिंसिपल के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखित के साथ साथ इंटरव्यू भी है। अन्य बातों में आपने देख लिया कि कितना का प्रोबेशन पीरियड है, रिजर्वेशन किस तरीके से है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। उम्मीद है कि बहुत चीजें क्लियर भी हुई होंगी और आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा अगर किसी चीज को लेकर कोई दिक्कत होगी तो। और अगर विज्ञापन आएगा तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हिंदी विषय के साथ संस्कृत जरूरी है कि नहीं है। आगे हो सकता है कि इसको लेकर भी आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इत्यादि के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं की गई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।